बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मौजूद नाज़रीन, मेरा नाम नासिर गोंदल है। आज गोंदल ग्रुप ऑफ मार्केटिंग के प्लेटफॉर्म से मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। मौजूद नाज़रीन, इस यूट्यूब चैनल के ऊपर हमने रावलपिंडी इस्लामाबाद के बहुत सारे हाउसिंग प्रोजेक्ट के मुतल्लिक़ हक़ाइक़ में मबनी इन्फॉर्मेशन शेयर करने का सिलसिला शुरू किया हुआ है। इंशाअल्लाह आइंदा भी आप तमाम दोस्त अहबाब के साथ हमारा वादा है मुकम्मल हक़ाइक़ पे मबनी इन्फॉर्मेशन शेयर करेंगे। और आप तमाम दोस्त अहबाब जिन लोगों ने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब किया हुआ है, आप तमाम दोस्त अहबाब का तहे दिल से मशकूर हूँ। और आप तमाम दोस्त अहबाब जिन लोगों ने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, आपसे गुजारिश है कि आप हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लें, ताकि जितनी भी इंफॉर्मेशन पे मबनी हम लोग वीडियो यहाँ पे अपलोड करती हैं वो आपको आसानी के साथ मिल जाएँ। और मेरी खुशकिस्मती होगी कि इन इंफॉर्मेशन से आप कोई ना कोई अच्छा फ़ायदा हासिल कर लें। आज का हमारा टॉपिक ये है कि हम लोग मिसाल के तौर पे किसी भी एरिया में, किसी भी बड़े शहर में प्रॉपर्टी की जो कीमत है उसका तयन कैसे करें। मिसाल के तौर पे बहुत सारे, आपको पता है कि एक गली में कुछ और रेट होता है, दूसरी गली में कुछ और रेट होता है। तो ये प्रॉपर्टी का तयन कौन करता है, कैसे होता है, इन्वेस्टर की क्या गेम होती है, डीलर का क्या किरदार होता है, एंड यूज़र जो प्रॉपर्टी परचेज़ कर रहा है वो कैसे इन चीज़ों का ख्याल रखे। तो ये आज की वीडियो बनाने का मेरा ये मकसद था कि मैं थोड़ा सा आपको गाइड कर दूँ जितनी मेरे पास इंफॉर्मेशन है। और कोई बंदा भी मुकम्मल एक्सपर्ट नहीं होता, बहुत सारी चीज़ें मिस भी हो जाती हैं वीडियो की शक्ल में। मैं कोशिश करता हूं अगर एक वीडियो में कुछ चीज़ें मिस हो जाएं तो मैं नई वीडियो जो है वो उसके ऊपर बना देता हूं। तो आप इसी वजह से, आप तमाम दोस्त अहबाब से मेरी गुजारिश भी है कि आप हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लें। और प्रॉपर्टी की तयन के हिसाब से पहले सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि प्रॉपर्टी की कीमतों का जो फ़र्क होता है, बहुत बड़ा जो गैप होता है, वो होता क्यों है, उसकी बेसिक वजूहात क्या है। तो मैंने कुछ चीज़ें जो है वो नोट की हैं, उस हिसाब से मैं आपको ब्रीफ करने की कोशिश करूंगा। सबसे पहला जो बड़ा फ़र्क होता है वो होता है एनओसी। मिसाल के तौर पे दो हाउसिंग प्रोजेक्ट हैं, वो इकट्ठे हैं, एक ही लोकेशन के ऊपर हैं, लेकिन एक हाउसिंग प्रोजेक्ट को एनओसी मिल गया और दूसरे हाउसिंग प्रोजेक्ट को एनओसी नहीं मिला। एनओसी से मुराद के वो प्रॉपर लीगल नहीं है, उसके अंदर जो है वो गवर्नमेंट के जो डिपार्टमेंट है उनसे एनओसी या एलओपी उसका मंजूर नहीं है। तो ये एक बहुत बड़ा गैप आपका आ जाता है। एनओसी वाला जो हाउसिंग प्रोजेक्ट है वो आपका महंगा होता है, उसकी प्राइसेस अप होती हैं, और जो आपका एनओसी के बगैर हाउसिंग प्रोजेक्ट होता है वो आप उसकी प्राइसेस जो है वो डाउन होती हैं। और उसके बाद होता है कि जी जो एक प्रॉपर हाउसिंग प्रोजेक्ट होता है उसकी वैल्यू और होती है, और एक उसके साथ ही मल्ला है। जैसे मिसाल के तौर पे इस वक्त रावलपिंडी इस्लामाबाद के हवाले से हम लोग मिसाल लें तो आपका I10 सेक्टर देख लें। I10 सेक्टर के सामने ही जो है वो ख़ियाबान का इलाका है, ख़ियाबान के इलाका जो है वो रावलपिंडी का है। अब वहाँ पे प्राइसेस का जो है वो डबल से ज़्यादा जो है वो गैप है। तो ये आपका एक प्रोसेस होता है कि जो प्राइसेस का बहुत बड़ा गैप है, इस वजह से होता है। अच्छा, इसके बाद ये थर्ड नंबर के ऊपर आता है इन्वेस्टर की जो गेम होती है। इन्वेस्टर जो मसनूई एक बूम पैदा करता है। मिसाल के तौर पे किसी भी हाउसिंग प्रोजेक्ट में जाएं तो वहाँ पे इन्वेस्टर्स और डीलर्स का मिल के जो एक मसनूई उन्होंने बूम पैदा किया होता है। मिसाल के तौर पे एक हाउसिंग प्रोजेक्ट है, उस हाउसिंग प्रोजेक्ट में 4 या 5 या 10 ब्लॉक्स हैं, लेकिन इन्वेस्टर्स और डीलर्स मिलके क्या करते हैं कि वो एक टाइम के ऊपर एक ब्लॉक की प्राइसेस जो है उठा रहे होते हैं और बाकी ब्लॉक्स की प्राइसेस जो है वो गिरा रहे होते हैं। और अगर कोई बंदा वहाँ पे परचेजिंग करना चाहता है तो उसको कहते हैं कि नहीं भाई, आपने यहाँ पे प्लॉट नहीं लेना, इनमें ये मसला है, वो मसला है, एनओसी का मसला है, प्लॉट नहीं है, यहाँ पे खड्डे हैं जी, खाइयाँ हैं, वहाँ पे नीचे पानी नहीं है, 100 तरह की जो है वो खामियां निकाल लेंगे। और जिस ब्लॉक की वो प्राइसेस ऊपर लेके जा रहे होते हैं वहाँ पे, या जहाँ पे उन्होंने अपनी पहले इन्वेस्टमेंट की होती है, वहाँ का एरिया का फिर वो एक काफ़ी जो है वो फ़र्क पड़ जाता है। और मिसाल के तौर पे अगर जिस एरिया, जिस ब्लॉक की प्राइस वो ऊपर लेके जा रहे होते हैं उसका अगर 70 लाख रुपए रेट है और जिनकी वो गिरा रहे होते हैं वहाँ पे 40 लाख रुपए रेट होता है, लेकिन आम बंदे को ये बात समझ नहीं आती। आगे चल के मैं आपको बताऊंगा कि इन चीज़ों को आपने काउंटर कैसे करना है। और बेसिकली आज की जो मेरी वीडियो है वो भी यही है कि प्रॉपर्टी का आपने तयन कैसे करना है और इन अनासर से जो मसनूई तौर पे बूम पैदा करते हैं इनसे आपने बचना कैसा है। इसके बाद आ जाते हैं जी आपकी इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी भी आपकी इसी तरह, उसमें भी काफ़ी फ़र्क होता है, क्योंकि इंडस्ट्रियल एरिया जो है अमूमन शहर से बाहर होता है, और वहाँ पे जो आपकी प्राइवेट प्रॉपर्टी होती है, ज़री ज़मीन होती है, उसकी प्राइस में और आपकी जो इंडस्ट्रियल प्राइस होती है उसमें काफ़ी गैप होता है। अच्छा, इसके बाद याद आ जाता है जी कोई भी हाउसिंग प्रोजेक्ट है, मिसाल के तौर पे एक ही लोकेशन के ऊपर 3, 4, 5 हाउसिंग प्रोजेक्ट बन रहे हैं, और वहाँ पे फिर आ जाता है जो ओनर है उस हाउसिंग प्रोजेक्ट का, या उस हाउसिंग प्रोजेक्ट की बैक पे जो मैनेजमेंट है या कोई इदारा है, गवर्नमेंट का इदारा है, उसकी अपनी क्रेडिबिलिटी के ऊपर प्राइसेस का तयन होता है। मिसाल के तौर पे एक हाउसिंग प्रोजेक्ट का ऑनर है, वो सुस्त है, वो प्रॉपर जो है वो सफाई सुथराई का काम नहीं कर रहा, या अंदर जो है वो स्ट्रीट लाइट्स टूटी फूटी हुई हैं, गलियां टूटी फूटी हुई हैं, तो उस वजह से, और एक
हाउसिंग प्रोजेक्ट का ऑनर जो है वो प्रॉपर अच्छा डिलीवर कर रहा है, जो कमिटमेंट लोगों के साथ अपने मेंबरान के साथ कर रहा है वो पूरी कर रहा है, इस वजह से भी आपकी प्राइसेस का बहुत बड़ा गैप होता है। उसके बाद आ जाता है जी आपका जो मिसाल के तौर पे मैं चूँकि रावलपिंडी इस्लामाबाद की प्रॉपर्टी की एक्सपीरियंस मेरे पास है, तो यहाँ पे जो आपका CDA है यानी कैपिटल डेवलपमेंट अथॉरिटी, और जो RD है यानी रावलपिंडी डेवलपमेंट अथॉरिटी जो है, इसका भी काफ़ी गैप होता है प्राइसेस का। मिसाल के तौर पे इस्लामाबाद की प्रॉपर्टी और रावलपिंडी की प्राइसेस का भी काफ़ी गैप होता है। जिस हाउसिंग प्रोजेक्ट को NOC जो है वो CDA से मिला हुआ है, उसकी प्राइसेस, ये वैसे आम रूटीन में ऐसा है नहीं, प्रैक्टिकली ऐसा होना नहीं चाहिए, मैं इसके खिलाफ हूँ कि इस्लामाबाद से जिस हाउसिंग प्रोजेक्ट ने NOC लिया हुआ है उसकी वैल्यू लोग अच्छी समझते हैं, और जिसने रावलपिंडी डेवलपमेंट अथॉरिटी से NOC लिया हुआ है उसकी वैल्यू जो है वो डाउन समझते हैं। हालांकि रावलपिंडी इस्लामाबाद में ऐसी दर्जनों मिसालें इस वक्त मौजूद हैं कि जो RDA यानी रावलपिंडी डेवलपमेंट अथॉरिटी से जिस हाउसिंग प्रोजेक्ट ने NOC लिया हुआ है, लेकिन उस हाउसिंग प्रोजेक्ट की जो मैनेजमेंट है वो काबिल है और उसकी प्राइसेस जो है वो CDA सेक्टर से ज़्यादा है। लेकिन ये आने वाले टाइम में इसके ऊपर भी हम लोग बात करेंगे। इसके अलावा जी आपका पॉइंट आता है शौकीन अफराद की जो चॉइस होती है। मिसाल के तौर पे कुछ लोग जो हैं वो बहुत ही शानदार जो प्लॉट होता है, शानदार लोकेशन का, मिसाल के तौर पे इस साइड पे भी डबल रोड है, इस साइड पे भी डबल रोड है, प्रॉपर कार्नर है या पार्क के सामने कार्नर है, तो ये एक शौकीन अफराद होते हैं जो इस तरह की प्रॉपर्टी जो है वो मुंह मांगे दामों जो है वो परचेज कर लेते हैं। हालांकि वहाँ पे उस प्रॉपर्टी की प्राइस जो है वो इतनी नहीं होती। अच्छा, इसके बाद जी अगले पॉइंट के ऊपर हम लोग आते हैं। तो कुछ प्लॉट किस एरिया में या किसी गली में मजबूरी की वजह से कोई बंदा प्लॉट परचेज करता है। मिसाल के तौर पे एक बंदे ने घर बनाया, उसने अब अपने बेटे के लिए, अपने भाई के लिए उसे एक और प्लॉट चाहिए था, और साथ वाला प्लॉट जो है वो सेल नहीं हो रहा या वो बंदा सेल नहीं करना चाह रहा, तो ये उसके पास चला जाता है, उसको कहता है कि यार आपका प्लॉट जो है वो इस वक्त मार्केट वैल्यू जो है उसकी 1 करोड़ रुपए है, लेकिन मेरी चूंकि मजबूरी है, मैं आपको 1 करोड़ 20 लाख रुपए देता हूं और आप ये वाला प्लॉट जो है ये मुझे दे दें। तो ये भी एक प्राइस का गैप आ गया, क्योंकि आम रूटीन में वहां पे प्लॉट की प्राइस जो है वो 1 करोड़ रुपया थी, लेकिन इस बंदे ने 1 करोड़ 20 लाख रुपए का प्लॉट परचेज कर लिया। तो इसका मतलब ये है कि प्राइस का तयन करने में यहाँ पे भी आपको मुश्किलात आ जाएंगी। अच्छा, इसके बाद आगे आपका एक पॉइंट आ जाता है कि किसी भी हाउसिंग प्रोजेक्ट की जो मार्केटिंग है, मिसाल के तौर पे कोई नया हाउसिंग प्रोजेक्ट बन रहा है और वहाँ पे उस लोकेशन के ऊपर 2-3 हाउसिंग प्रोजेक्ट बन रहे हैं, लेकिन एक हाउसिंग प्रोजेक्ट जो है उसकी मार्केटिंग टैक्स जो है वो बड़े क्लास के हैं, वो ज़बरदस्त फोरम के ऊपर जो है वो मार्केट कर रहा है। अच्छी साख वाले रियल स्टेट एडवाइज़र उस हाउसिंग प्रोजेक्ट के साथ हैं या उसने अपने साथ मिलाए हुए हैं। वैसे तो अच्छी साख के जो रियल स्टेट एडवाइज़र हैं उनके लिए सब हाउसिंग प्रोजेक्ट इक्वल होते हैं, लेकिन कुछ एक हाउसिंग प्रोजेक्ट होता है जो मिसाल के तौर पे वो उनके साथ बात कर लेता है कि यार आप मेरे हाउसिंग प्रोजेक्ट को मार्केट करें, लेकिन मेरे साथ वाले हाउसिंग प्रोजेक्ट को आपने मार्केट नहीं करना। तो यहाँ पे काफ़ी गैप आ जाता है उस हाउसिंग प्रोजेक्ट की प्राइसेस में और दूसरे हाउसिंग प्रोजेक्ट की प्राइसेस में काफ़ी फ़र्क बन जाता है, क्योंकि जिस हाउसिंग प्रोजेक्ट की मार्केटिंग अच्छी है उसके साथ डीलर काफ़ी होते हैं, और जिस हाउसिंग प्रोजेक्ट के साथ डीलर होते हैं वो हाउसिंग प्रोजेक्ट जो है वो कामयाब हो जाता है। अच्छा, अब हम लोग बात करेंगे कि यहाँ पे आपने प्रॉपर्टी की प्राइसेस का तयन कैसे करना है। अब असल पॉइंट के ऊपर आते हैं। अच्छा, सबसे पहले हमने बात की जी कि NOC की वजह से जो फ़र्क है, मिसाल के तौर पे एक हाउसिंग प्रोजेक्ट है और उसको NOC मिल गया है और साथ ही उसी लोकेशन के ऊपर दूसरा हाउसिंग प्रोजेक्ट है, उसको NOC नहीं मिला हुआ। तो यहाँ पे हम लोग आप देखेंगे सबसे पहले कि इस्लामाबाद रावलपिंडी में मेरी सबसे पहले आप तमाम दोस्त अब आपको गुजारिश है कि इस्लामाबाद रावलपिंडी में सबसे पहले आप प्रॉपर्टी के हवाले से कोई भी बात करते हैं तो सबसे पहले वजन आप खुद इतने एक्सपर्ट नहीं हो सकते, आपको रियल स्टेट एडवाइज़र जो है अच्छी साख वाला जो है उसकी सर्विसेज आपको लेनी पड़ेंगी। आप कोई भी प्रॉपर्टी, कोई भी ऐसी चीज़ जो है वो अपनी तौर पे नहीं कर सकते। आपको सबसे आसान फार्मूला ये है कि आप 1% कमीशन का इंतज़ाम करें, लेकिन 1% कमीशन के आप वो इंतज़ाम करने से आपको बहुत सारी जो नुकसान है उससे बच जाएंगे। आप रियल स्टेट एडवाइज़र में मैं नहीं कहता कि आप किसी एक ही बंदे के साथ जुड़ जाएं, आप 2, 3, 4, 5 जो रियल स्टेट एडवाइज़र हैं उनके ऑफिस जाएं, उनसे मुलाकात करें, उनके साथ गपशप करें। जो भी रियल स्टेट एडवाइज़र आपको समझ आता है कि इस बंदे को एक्सपीरियंस है, इस बंदे के पास टीम है, ये बंदा प्रॉपर सर्विसेज दे रहा है, उस बंदे के साथ बैठ जाएं और प्रॉपर्टी कोई भी सेल कर रहे हैं या परचेज कर रहे हैं तो उसके थ्रू करें। क्योंकि उसके पास बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है, जो इन्फॉर्मेशन आपको लेने में काफ़ी टाइम लगेगा।
यहाँ पे हम लोग बात कर रहे थे जी एनओसी, जो एनओसी का एक फ़र्क है, उसमें मेरी आपसे यही गुजारिश है कि आप कोशिश करें, अगर जो हाउसिंग प्रोजेक्ट कंप्लीट हो, जो तो अभी शुरू हुए उनका तो एनओसी का प्रोसेस चल रहा है, अंडर प्रोसेस है, वो तो एनओसी मिल जाएगा, वहाँ पे एनओसी का इतना प्रोसेस का इशू नहीं होता। लेकिन जो हाउसिंग प्रोजेक्ट ऑन ग्राउंड बन गए उसमें कोशिश करें कि आप एनओसी वाले हाउसिंग प्रोजेक्ट में आप प्रॉपर्टी परचेज करें। आप जिस हाउसिंग प्रोजेक्ट का एनओसी नहीं मिला उसकी प्रॉपर्टी की प्राइसेस जो हैं उसका और एनओसी वाले हाउसिंग प्रोजेक्ट की प्रॉपर्टी का आपस में कोई मुआवजा ना करें। आप अच्छा प्लॉट परचेज करें लेकिन एनओसी वाले हाउसिंग प्रोजेक्ट में आप प्लॉट परचेज करें। उसका आसान सा फार्मूला, एक तो अगर तो आप रियल एस्टेट एडवाइजर आपके साथ अच्छा है तो वो तो वैसे आपको गाइड कर देगा, लेकिन आप अगर अपने तौर पे जा रहे हैं तो सबसे पहले दोनों हाउसिंग प्रोजेक्ट का विजिट करें। और दोनों हाउसिंग प्रोजेक्ट्स के अंदर जो लोग ऑलरेडी कोई ना कोई इक्का दुक्का घर बना के बैठे हुए हैं या ज़्यादा तादाद में घर बना के बैठे हुए हैं, आप उनसे मशवरा करेंगे तो वो सारी हकीकत जो है वो वहाँ की आपको बता देंगे। इसके बाद आपका पॉइंट आ जाता है जी कि एक प्रॉपर हाउसिंग प्रोजेक्ट है, प्रॉपर सेक्टर बना हुआ है, उसकी प्राइसेस में, और एक जो मोहल्ला बना हुआ है, मिसाल के तौर पे जैसे आपको मैंने रावलपिंडी इस्लामाबाद की मिसाल दी है कि एक I-10 सेक्टर है सीडीए का, और उसके सामने बिल्कुल जो है वो ख़ियाबान का इलाका है, तो ख़ियाबान के इलाके की प्राइस जो है उसमें और जो सीडीए सेक्टर है उसमें फ़र्क है। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि आप अपनी भी पसंद करें कि आपको प्रॉपर्टी चाहिए किस टाइप की, किस लोकेशन के ऊपर आप प्रॉपर्टी, मिसाल के तौर पे अगर आप घर बना रहे हैं तो आपका बजट होना चाहिए कि आप कितने बजट में प्रॉपर्टी लेना चाह रहे हैं। अब रावलपिंडी में जो लोग ख़ियाबान के अंदर रह रहे हैं उनका बजट कम था, उन लोगों ने वहाँ पे परचेजिंग कर ली, वहाँ पे अपना घर बना लिया। या कुछ लोग जो हैं वो वहाँ पे बड़े टाइम से उनकी जो आबाओ अजदाद है वहाँ पे उस महल्ले के अंदर रह रहे थे, वहाँ उस महल्ले से निकलना उनके लिए बहुत मुश्किल है, वो कभी भी नहीं निकलेंगे। आने वाली नस्ल जो है वो वहाँ से निकलेगी क्योंकि वहाँ पे चूँकि साथ घर बनाना जो है वो मुश्किल हो गया, जगह सारी फिल हो चुकी है, तो वहाँ पे आपको प्राइस का आपका बजट आ जाता है। आप अच्छा बजट करें, कोशिश करें कि अच्छी लोकेशन के ऊपर रहें, अपने बच्चों को एक साफ़ सुथरा माहौल दें। इसके अलावा जी थर्ड पॉइंट के ऊपर हम लोग बात करेंगे कि जो इन्वेस्टर्स की तरफ से मसनूई बूम पैदा किया जाता है उसका आपने कैसे काउंटर करना है। तो उसके लिए मेरी सबसे आपसे यही गुजारिश है कि सबसे पहले तो जैसे आपको मैंने बताया रियल एस्टेट एडवाइज़र, यहाँ पे आके आपने रियल एस्टेट एडवाइज़र से भी मोहतात होना है, क्योंकि ये प्राइसेस का जो मसनूई बूम है इसमें कहीं ना कहीं रियल एस्टेट एडवाइज़र भी शामिल होते हैं। और यहाँ पे आपने, अगर आपको थोड़ा सा भी फील हो रहा है कि साथ वाले ब्लॉक में प्राइसेस कम हैं और इस ब्लॉक की प्राइसेस जो हैं वो दिन ब दिन बढ़ रही हैं, तो आप खामोश हो जाएं, प्रॉपर्टी ना परचेज करें, क्योंकि इन्वेस्टर का जो मसनूई बूम है ये 5-10 दिन, महीना 2 महीने से ऊपर नहीं जाएगा, ये फिर प्राइसेस वापस आएंगी। आप उतनी देर तक जो है वो बिल्कुल सब्र से काम लें और बिल्कुल कोई प्रॉपर्टी आपने परचेज नहीं करनी, बल्कि कोशिश करें कि जहाँ पे इन्वेस्टर जो है वो प्राइसेस गिरा रहे हैं वहाँ पे प्लॉट ले लें। और प्लॉट का जैसे आपको मैंने बताया कि प्लॉट की प्राइस का तयन करने के लिए आप उस ब्लॉक में चले जाएं, वहाँ पे साइट के ऊपर जो रियल एस्टेट एडवाइज़र हैं उनसे भी बात करें, या कुछ आप देखें वहाँ पे अगर कोई घर बन रहे हैं उनसे बात कर लें, या आप कोशिश करें कि देखें आपके किसी अजीज़ व अकारब ने उस एरिया में प्लॉट लिया हुआ है तो वहाँ से भी आप प्राइसेस का तयन जो है वो आसानी के साथ कर सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा जी आप हाउसिंग प्रोजेक्ट के मालिक की जो क्रेडिबिलिटी की वजह से प्राइसेस का अप डाउन होता है, इसमें भी मेरी आपसे यही गुजारिश है कि आप कोशिश करें किसी ऐसे मालिक का जो हाउसिंग प्रोजेक्ट है उसमें आप इन्वेस्टमेंट करें, या ऐसी मैनेजमेंट जिसके पीछे काम करने वाली हो और जिसकी डेवलपमेंट क्वालिटी अच्छी हो, वहाँ पे आप प्लॉट की प्राइसेस जो हैं वो बिल्कुल आप ये ना सोचें कि उस साथ वाले हाउसिंग प्रोजेक्ट में जो है वो प्राइसेस कम है और इस हाउसिंग प्रोजेक्ट की प्राइसेस जो हैं वो ज़्यादा हैं तो मैं यहाँ पे ज़्यादा वाले में क्यों लूँ। लेकिन यहाँ पे ज़्यादा वाला जो प्राइसेस वाला हाउसिंग प्रोजेक्ट है ये आपको उसी तरह फैसिलिटीज़ भी देगा और उसी तरह सर्विसेज भी देगा। और जो थक्कड़ हाउसिंग प्रोजेक्ट है उसकी मैनेजमेंट सोई हुई है, उसके मैनेजमेंट को अपने हाउसिंग प्रोजेक्ट के साथ प्यार नहीं है, जिस वजह से वो ना तो वहाँ पर डेवलपमेंट का प्रॉपर काम है और ना ही उसकी प्राइसेस उस लिहाज से ऊपर जाएंगी। अच्छा, इसके अलावा जी सीडीए और आरडीए का जो फ़र्क मैंने आपसे बात की थी कि यहाँ पे प्राइसेस का बहुत बड़ा गैप होता है। सीडीए सेक्टर है उसकी प्राइसेस और हैं, अगर किसी हाउसिंग प्रोजेक्ट में आरडीए की तरफ से किसी को एनओसी मिला हुआ है उसकी प्राइसेस और हैं। तो यहाँ पे मेरी आपसे गुजारिश है कि आप उन हाउसिंग प्रोजेक्ट का साइट विजिट करें। आप इस बात को छोड़ दें कि आपका आरडीए ये हाउसिंग प्रोजेक्ट का एनओसी जो है वो आरडीए से है, इसका एनओसी सीडीए से है। आपको जो हाउसिंग प्रोजेक्ट आपकी चॉइस के हिसाब से, जो हाउसिंग प्रोजेक्ट आपको सूट करता है, मिसाल के तौर पे लोकेशन के हिसाब से देख लें, वहाँ पे सर्विसेज के हिसाब से देख लें, वहाँ पे जो ऑलरेडी जो एक लोग वहाँ पे घर बना रहे हैं उनसे मशवरा कर लें, तो आप आसानी के साथ आपको पता चल सकता है कि इस बात के ऊपर आप 20-25 लाख एक्स्ट्रा ना भरें
कि ये हाउसिंग प्रोजेक्ट जो है वो CDA से मंजूर शुदा है। RDA भी प्रॉपर एक इदारा है। और रावलपिंडी इस्लामाबाद में जैसे मैं आपको मिसाल दूंगा, B17 सेक्टर है, ये मल्टी प्रोफेशनल कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी है। और इसके कुछ ब्लॉक्स जो हैं उनका जो NOC है वो CDA से है, यानी कैपिटल डेवलपमेंट अथॉरिटी से है। और बाकी जो इसके ब्लॉक्स हैं उनका NOC जो है वो रावलपिंडी डेवलपमेंट अथॉरिटी यानी RDA से है। लेकिन सर्विसेज दोनों में इक्वल है। और इसी तरह आपके पास जो टॉप सिटी हाउसिंग प्रोजेक्ट है, मुमताज़ सिटी हाउसिंग प्रोजेक्ट है, आपका फैसल टाउन है, ये सारे आपके जो हैं वो इस वक्त बड़े ज़बरदस्त वहाँ पे इन्वेस्टमेंट का टाइम है। और ये सारे जो हैं ये रावलपिंडी डेवलपमेंट अथॉरिटी से मंजूर हैं। 18 हाउसिंग प्रोजेक्ट रावलपिंडी इस्लामाबाद का मोस्ट लग्जरी और सबसे महंगा हाउसिंग प्रोजेक्ट जो है वो भी आपका रावलपिंडी डेवलपमेंट अथॉरिटी से मंजूर है। लिहाजा इस बिना के ऊपर आप ज़्यादा प्राइसेस में ना जाएं। आप बिल्कुल जो प्लॉट आपको पसंद आ रहा है उसकी प्राइसेस जो हैं वो मुख्तलिफ लोगों से, मुख्तलिफ रियल स्टेट एडवाइज़र से आप उसकी प्रॉपर्टी उसकी प्राइस चेक करें और वो प्लॉट जो है वो परचेज़ कर लें। तो मैं थोड़ी सी मिसाल आपको दूंगा। 18 हाउसिंग प्रोजेक्ट है। 18 हाउसिंग प्रोजेक्ट में जी अब आपको पता है 10 मरले का विला जो है वो 5-6 करोड़ रुपए का वो इस वक्त दे रहे हैं। और लेकिन उसके बावजूद उनके सारे विलाज जो हैं वो सेल हो गए। आखिर क्या वजह है? उनकी मार्केटिंग बहुत ज़बरदस्त थी। उन्होंने सारी मार्केटिंग जो है वो आउट ऑफ कंट्री और ये वहाँ पे अमेरिका में, UK में, कनाडा में उन्होंने वहाँ पे मार्केटिंग की है, जहाँ पे ओवरसीज़ पाकिस्तानी है और उन लोगों ने डॉलर्स में इसकी मार्केटिंग की है। तो ये एक टैक्स था मार्केटिंग का। उन लोगों ने वहाँ पे मार्केटिंग करके अपना सारा प्रोजेक्ट जो है वो सेल कर दिया। उसी की बाउंड्री के ऊपर यूनिवर्सिटी टाउन है। यूनिवर्सिटी टाउन में आज भी 10 मरले का प्लॉट जो है वो आपको 60 से लेके 70-80 लाख रुपए का आपको मिल जाता है, लेकिन उसकी प्राइसेस उस लिहाज से नहीं बढ़ी। तो ये आपकी मार्केटिंग आ जाती है। यहाँ पे आपको ज़रूरी नहीं है कि आप उसी हाउसिंग प्रोजेक्ट में जाएं जहाँ पे मार्केटिंग जो है उनकी अच्छी है, जिस वजह से सिर्फ मार्केटिंग की वजह से प्राइस अगर आप है तो वहाँ पे आपको लेने की ज़रूरत नहीं है। मैंने कोशिश की है, जितने पॉइंट्स मुझे मेरा एक्सपीरियंस था वो मैंने यहाँ पे आपको कोड की है। कोशिश करूँगा अगर कोई मिसिंग है आप जो है वो कमेंट में मेंशन करें। इंशाल्लाह इसके ऊपर मज़ीद भी वीडियोस बनाई जा सकती हैं, क्योंकि रियल एस्टेट में प्राइस का तयन करना ये एक बड़ा वसी काम है। और इसमें तकरीबन 100 किस्म की जो है वो प्राइस प्रॉपर्टीज़ हैं जिनके ऊपर हम लोग बात कर सकते हैं, जिनकी प्राइस का भी फ़र्क होता है। तो उम्मीद है, कोशिश करूँगा आइंदा भी इसी तरह की इन्फॉर्मेशन जो है वो आपके साथ लेके आऊँ। गोनल ग्रुप ऑफ मार्केटिंग हम लोग पिछले 17-18 साल से रावलपिंडी इस्लामाबाद में रियल एस्टेट का काम करें। वीडियो के साथ हमारा कॉन्टैक्ट नंबर चल रहा है, मोस्ट वेलकम। आप रब्ता करें, मुकम्मल जिम्मेदारी के साथ आपको सर्विसेज देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।